हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लॉ एसेंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और ट्रायल क्या होता है, कंप्लेन क्या होती है, ये सारे जो टर्म्स हैं जो बेसिकली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं आपके, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करेंगे। और इन नोट्स को मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। ये सारे आप नोट्स जो हैं वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी क्या है और किस सेक्शन में इनका उल्लेख करा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। देखिए, अगर आप सीआरपीसी की बेर एक्ट अगर आपके पास है, मैं चाहूँगा कि आप अपने पास भी जो बेर एक्ट है वो रखें। आप अगर उसमें सेक्शन 2 देखेंगे, 2H, तो आप सेक्शन 2H में देखेंगे कि उसमें इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया है। जनरली मैंने इसको ब्रेक करके बताया हुआ है सो दैट आपको समझ में आ सके। इन्वेस्टिगेशन एक्चुअल में कौन करती है, जिम्मेदारी पुलिस की होती है। यानी कि पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या फिर मजिस्ट्रेट द्वारा किसी और व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा जाता है तो वो इन्वेस्टिगेशन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टिगेशन यानी कि छानबीन कभी भी कोई मजिस्ट्रेट खुद नहीं करेगा। ओके गाइस, सो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इससे एमसीक्यू सवाल बहुत बनते हैं। और पर्पस क्या होता है इन्वेस्टिगेशन का? इन्वेस्टिगेशन का पर्पस होता है कि एविडेंस को कलेक्ट करना, यानी कि कोई भी ऑफेंस हुआ है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टार्ट करेगी कब? जब कोई ऑफेंस होगा तभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। तो और इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है कि सबूतों को इकट्ठा करना। तो यानी कि कोई भी क्रिमिनल ट्रायल जो है, हम जब बात करते हैं कोई ऑफेंस होने के बाद सबसे पहली स्टेज उसकी क्या है? इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन जो कि किसके ऊपर आती है? पुलिस के ऊपर आती है। तो अब हम बात करते हैं इंक्वायरी की। तो सेक्शन 2G जो है वो हमारा बात करता है इंक्वायरी के ऊपर। अब इंक्वायरी जो है बेसिकली ये एक प्रायर स्टेप है। प्रायर स्टेप का मतलब क्या है कि इंक्वायरी हमेशा ट्रायल के होने से पहले होती है। हमेशा याद रखना, ट्रायल होने से पहले ही इंक्वायरी होती है। और जो इंक्वायरी है इट इज़ नॉट इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इंक्वायरी जो है वो कोर्ट के द्वारा या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा होती है। तो कंफ्यूज कभी मत करना। कई बार लोग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन को कंसीडर करते हैं। यहाँ से दो तरीके के सवाल आते हैं कि जैसे इंक्वायरी कौन करता है, तो ऑब्वियसली इंक्वायरी पुलिस ऑफिसर नहीं करती है, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट या जो कोर्ट है वो करता है। और इंक्वायरी जो है वो ट्रायल से पहले की स्टेज होती है। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, इंक्वायरी का मेन पर्पस यही होता है कि कोई भी व्यक्ति ने मान लो कोई कंप्लेन करा, कोर्ट में दी, तो कोर्ट ये देखता है कि इसकी कंप्लेन में क्या सच है क्या झूठ है। तो कोर्ट आगे बढ़ने से पहले, कोई भी फर्दर एक्शन लेने से पहले क्या करता है? कोर्ट ये देखता है कि इसकी बात में कितना दम है, तो कोर्ट क्या करते हैं? इंक्वायरी का ऑर्डर देता है। तो इसलिए ये होती है इंक्वायरी। तो इंक्वायरी में कभी भी एविडेंस इकट्ठा नहीं होता है। एविडेंस हमेशा पुलिस करती है, जो कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो एक यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं जुडिशरी में, प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी शॉर्ट नोट में, खास करके एमपी जुडिशरी में बहुत इस तरह के शॉर्ट नोट के आते हैं। अब है हमारा एक कि हाउ इन्वेस्टिगेशन इज इनिशिएटेड। ये एक्चुअल में क्या है? ये देखिए, पेपर में अगर मान लो ये सवाल आपको 20 मार्क्स का आएगा, तो ये मैंने एक तरीके से इसको ब्रेक कर दिया है। मतलब आपको 154 बताना पड़ेगा। ऑल दो एफआईआर टर्म इज़ नॉट डायरेक्टली मेंशन एनीवेयर। बस ये कहता है कि कोई भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस जो हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन जब रिसीव होती है किसी व्यक्ति द्वारा, तो उसके ऊपर में 154 हमारा जो सेक्शन है वो बात करता है। तो वहाँ से यानी कि जब भी कोई क्राइम होगा उसकी इन्फॉर्मेशन जब रिपोर्ट होगी तो ही पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। तो एक तो 154 होता है जो आप पढ़ोगे। तो पेपर में जब आएगा, तो पेपर में आपको अगर ये मान लो आ गया 20 मार्क्स आ गया, तो आपको थोड़ा 154 के जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मेंशन करना, केस लॉ मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। और 5-6 मार्क्स का गया तो छोटे छोटे नोट्स में बता देना आप। फिर कि अगर पुलिस ऑफिसर को रीज़न लगता है, अगर आप सेक्शन 41 का पढ़ोगे, जो क्लॉज बी है उसमें मेंशन करा हुआ है कि अगर पुलिस को लगता है कि सस्पेक्ट करता है और रीजनेबल ग्राउंड है पुलिस को मानने के लिए कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो और याद रखो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो सेक्शन 2C में बताया गया है। सो कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि जहाँ पे पुलिस विदाउट एनी वारंट क्या कर सकती है? अरेस्ट कर सकती है। तो एक 41B वाला पार्ट है जहाँ से इंफॉर्मेशन जो है पुलिस क्या करती है? अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करती है। और एक हमारा क्या है? 190 अगर आप सेक्शन पढ़ोगे जिसमें कि पावर दी गई है
मजिस्ट्रेट के पास जो जुडिशियल जेएम होते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जो कि कॉग्नियंस ले सकते हैं ऑफेंस का। तो ये 3 तरीके हैं। और इवन एक सेक्शन 200 मैं कह सकता हूँ सीआरपीसी का, जिसमें एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लाइंट होता है, तो वो भी एक जरिया है जहाँ पे कोर्ट से आप क्या कर सकते हो, मतलब इनिशिएट कर सकते हो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, वहाँ से कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। तो ये इस तरीके से 3-4 सेक्शंस हैं जो हमारे सीआरपीसी में जो मेंशन करता है कि हाउ इन्वेस्टिगेशन इज़ इनिशिएटेड या हाउ इन्वेस्टिगेशन शुड इनिशिएटेड। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है इंक्वायरी और ट्रायल के ऊपर में। देखिए, इंक्वायरी और ट्रायल, पहली बात याद रखना, ये दोनों ही जो टर्म है, दीज बोथ आर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। कई बार सवाल ऐसे बना है कि जैसे इंक्वायरी और जो ट्रायल है, जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब ये है कि ये जो कोर्ट है, ठीक है ना, या मजिस्ट्रेट है। जब मैं बात मजिस्ट्रेट की करता हूँ तो आप समझ जाना, यहाँ पे मैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बात करता हूँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। तो जो कार्रवाई कोर्ट के जुडिशियल पावर के तहत करी जाती है, ऐसी प्रोसीडिंग को हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कहती है। यानी कि इंक्वायरी और ट्रायल कभी भी पुलिस प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं है। इससे बहुत सवाल आए हैं एमसीक्यूज में। तो इंक्वायरी और ट्रायल क्या होता है, थोड़ा हम इसको समझते हैं कि इंक्वायरी जो होती है, ये मेनली जो कोर्ट या मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर करती है, ठीक है। और इंक्वायरी जो हो सकती है वो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि किसी ऑफेंस के लिए हो। इंक्वायरी सिविल अगर डिस्प्यूट्स है उसके लिए भी इंक्वायरी जो है कोर्ट कर सकती है। यानी कि इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंस से रिलेटेड नहीं है, ये सिविल डिस्प्यूट में भी ऑर्डर करा जा सकता है। पहला पॉइंट तो ये है। अब ट्रायल की हम बात करते हैं। ट्रायल कहता है कि ट्रायल जब भी वर्ड ट्रायल यूज़ होता है तो आप समझ लेना कि ट्रायल का मतलब है ऑफेंस की बात हो रही है। ऑफेंस का मतलब यह है कि वहाँ पे पनिशमेंट की बात हो रही है। तो ट्रायल हमेशा ऑफेंस के रिस्पेक्ट में होता है। ट्रायल का मतलब क्या है? ट्रायल का मतलब ये है कि व्यक्ति मतलब निर्दोष है या नहीं है, ये ट्रायल के बाद ही पता चलेगा। ट्रायल में प्रोसिक्यूशन भी अपने एविडेंस देगा, डिफेंस भी अपने एविडेंस देगा। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रायल। ओके, मैं आपको एक थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप जैसे कि काफ़ी सारे जो होंगे स्टूडेंट्स वो जिन्होंने सिर्फ लॉ करी होगी, और मैं थोड़ा इसलिए बताता हूँ कि मैंने प्रैक्टिस भी करी है, तो मैं बताता हूँ कि ट्रायल क्या स्टेज। देखिए, जनरली क्या होता है कि जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस होती है तो सबसे पहले क्या होता है, एफआईआर होता है। एफआईआर के बाद पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर अपनी चार्जशीट कोर्ट में जमा करती है 174 के तहत। जब चार्जशीट जमा हो जाती है तो उसके बाद ना सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। यानी कि कोर्ट ये देखता है कि जो पुलिस ने चार्जशीट जमा करी है उसके तहत क्या चार्जेस बनते हैं या नहीं है। यानी कि पुलिस ने मान लो किसी व्यक्ति ने XYZ ने कोई ऑफेंस करा है, तो आईपीसी के अलग अलग सेक्शन में उसके ऊपर एफआईआर कर दी, तो कोर्ट अब देखेगा कि एक्चुअल में वो मतलब सेक्शंस बनते हैं नहीं बनते हैं। या कोर्ट को लगता है कोई कि ये सेक्शंस नहीं बनते तो कोर्ट हटा भी सकता है उन सेक्शंस को। और या फिर कोर्ट को लगता है कि और नए सेक्शंस जुड़ने चाहिए तो कोर्ट, तो ये याद रखना कि कोर्ट के पास पावर है कि वो ऐड और ऑल्टर कर सकती है सेक्शंस को। ये कब होता है? एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, याद रखना। और चार्जेस के टाइम पे अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई व्यक्ति ने अपराध नहीं करा है, प्राइमा फेसी हमें यही लग रहा है, तो कोर्ट उस टाइम पे डिस्चार्ज कर देती है ऐसे व्यक्ति को। डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं कि वो एक्यूटल हो गया है। डिस्चार्ज का मतलब ये है कि कोर्ट को भी लगता है कि इस बंदे ने अभी क्राइम नहीं करा तो इसको हटा देना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर अभी मुकदमा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बट एक्यूटल अभी नहीं हुआ है वो, ठीक है। सो दिस इज द चार्जेस। अब चार्ज होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की अगर बात, अगर मान लो कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई इस व्यक्ति ने तो सच में कोई प्राइमा फेसी क्राइम करा है, ऑफेंस करा है, और एविडेंस तो पुलिस क्या कर मतलब तो वो लगता है अगर कोर्ट को कि यस इस बंदे ने कोई क्राइम करा है और देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दिस, तो कोर्ट क्या करता है फिर आगे जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस है उसके लिए रखता है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस ओवर होने के बाद अगर उस समय कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई कोई ऑफेंस नहीं करा तो एक्यूटल हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब यानी कि चार्जेस जब फ्रेम होते हैं, चार्जेस फ्रेम के बाद जब एविडेंस लाया जाता है प्रोसिक्यूशन का, वहीं से आप समझना कि ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद डिफेंस अपना विटनेस लाएगा, देन उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होंगी, देन जजमेंट आएगा। ये एक मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हमारा सेकंड पॉइंट देखते हैं इंक्वायरी का। कहता है डज नॉट कल्मिनेट इन कन्विक्शन और एक्यूटल। इसका मतलब है कि इंक्वायरी में कन्विक्शन और एक्यूटल की बात नहीं करता। ये बात करता है कि या तो केस बनता है तो आगे केस बनता है, यानी कि कमिटमेंट ऑफ केस जिसको हम कहते हैं। कई बार ऐसा होता है इंक्वायरी में जब करते हैं जजेस तो या कोर्ट मजिस्ट्रेट, तो उनको लगता है कि इस व्यक्ति ने केस करा है और ये किसी और मजिस्ट्रेट के जुडिक्शन में जाना चाहिए या उसके जाना चाहिए, तो
उसको ये क्या कर देते हैं, केस पास ओवर नहीं कहते, कमिट कर देते हैं केस कि हाँ भाई इसकी कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए, या फिर डिस्चार्ज कर देते हैं। बट इंक्वायरी में कभी भी कन्विक्शन और एक्यूटल नहीं होती, लेकिन ट्रायल में या तो एक्यूटल हो गए आप या कन्विक्शन हो गया, यानी कि जो अपराधी है जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है उसके या तो दोष सिद्ध होंगे, ठीक है ना, और या फिर दोष मुक्त हो जाएगा वो। प्रोसीड्स बिफोर ट्रायल, जैसे कि मैंने आपको बताया, यानी कि इंक्वायरी जो है ये एक पहली स्टेज है, यानी कि ट्रायल से पहले इंक्वायरी होती है। कभी भी ट्रायल के बाद जो है कोर्ट इंक्वायरी का ऑर्डर नहीं देगा, क्योंकि फिर फ़ायदा ही क्या है, जो भी कोर्ट को डाउट लगता है वो ऑब्वियसली पहले इंक्वायरी कराएगा। बट यहाँ पे क्या है, ट्रायल फॉलोज इंक्वायरी, यानी कि इंक्वायरी के बाद क्या होगा, यहाँ पे ट्रायल फॉलो करेगा। अब ये जो मैंने क्रॉस ओवर साइन लगा रखा है, ये इसलिए लगा रखा है कि ये वाला पॉइंट जो 4 है, जो बेसिकली इंक्वायरी की तरफ लिखा हुआ है वो आना चाहिए ट्रायल की तरफ, और ट्रायल वाला जो है वो इधर आना चाहिए, इसलिए मैंने क्रॉस ओवर सा बनाया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना। कह रहा है इंक्वायरी ऑफ अ प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अंडर द एक्ट विच इज़ नॉट ट्रायल। कई बार इंक्वायरी क्या होती है, देखो कई बार डिसिप्लिनरी लेवल पे पुलिस भी क्या करती है, अपने ऑफिसर्स के ऊपर इंक्वायरी बैठा देती है। तो इंक्वायरी स्पेशल जो लॉ होते हैं उसमें भी अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी इंक्वायरी बैठाई जाती है, तो हम उसको एक तरीके से ट्रायल का पार्ट नहीं कहेंगे। लेकिन जब कोई जुडिशियल ऑफिसर क्या करता है, एग्जामिन करता है जो केस उसकी जुडिक्शन में है, तो वो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ट्रायल, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लेंट और एफआईआर के बीच में डिफरेंस आता है। देखिए कंप्लेंट सेक्शन 2D के ऊपर बात करता है और एफआईआर जो है 154 के ऊपर में बात करता है। अब जब भी सेक्शन 2D को पढ़ोगे तो उसमें कंप्लेन जो है, याद रखना, कंप्लेन मेड बाय मजिस्ट्रेट, यानी कंप्लेन जो है यहाँ पे किसके द्वारा, मतलब किसको दी जाती है, मजिस्ट्रेट को दी जाती है। और एफआईआर जो है वो ऑफिसर इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का, उसको दी जाती है। कंप्लेन जब भी दी जाती है कि ज़रूरी नहीं कि वो उसके लिए ऑफेंस कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल हो। कंप्लेन का मतलब ये है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल भी हो सकता है या नॉन कॉग्निजेबल भी ऑफेंस हो सकता है, लेकिन एफआईआर पुलिस तभी दर्ज करेगी जब वो ऑफेंस क्या होना चाहिए, कॉग्निजेबल होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़, नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। कंप्लेंट में कभी भी याद रखना, जो रिपोर्ट होती है पुलिस ऑफिसर की वो एज ए कंप्लेंट नहीं मानी जाती है। लेकिन एफआईआर की अगर हम बात करें तो वो एफआईआर कोई भी व्यक्ति दे सकता है, इवन पुलिस ऑफिसर के सामने भी अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो वो भी उस मुकदमे को दर्ज करा सकता है और उसको एज ए एफआईआर ट्रीट करा जाएगा। लेकिन कभी भी कोई पुलिस ऑफिसर जो होता है, यानी कि रिपोर्ट देता है, उसको एज ए कंप्लेंट नहीं मानी जाती। फोर्थ पॉइंट, मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफ अ कंप्लेनेंट मेड बाय हिम, यानी कि मजिस्ट्रेट जो होता है कॉग्निजेंस लेता है, संज्ञान लेता है उस कंप्लेंट पे जो कंप्लेंट ने दी है। और एफआईआर में ऐसा नहीं है, यानी कि पुलिस कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। पुलिस का काम जस्ट है कि एफआईआर रिपोर्ट करने के बाद अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कोर्ट, अगर कोई भी ऑफेंस है जो कि कॉग्निजेबल है तो पुलिस वहाँ बच नहीं सकती। पुलिस को उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, उस केस में तो पुलिस को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट को दर्ज करना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में मैंडेटरी है एफआईआर आपको दर्ज करना। तो ये बेसिक्स थी जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, इससे सवाल आते हैं तो थोड़ा आप इनको देखना, आपके बहुत से पॉइंट्स इस पर क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी और डाउट है तो आप मुझे बताना। ओके दोस्तों, दिस इज़ ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच। समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।